RSBW इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने के लिए मिलेगी रहस्यमय और भूतिया कहानी। अगर इसी तरह कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और क्या बताऊं, मैं कोई खास नहीं हूं, बस एक आम सा लड़का। मेरी जिंदगी इतनी मनहूस है कि शायद मनहूस शब्द भी मुझसे छोटा पड़ जाए। जिंदगी ने मुझे दिया कुछ नहीं, बस मुझसे सब कुछ छीना ही है। आज से 10 साल पहले जब मेरे माता पिता की मौत हुई थी, मेरी दुनिया वहीं खत्म हो गई। मेरे मामा ने कहा था कि वो मुझे संभाल लेंगे। मैं बच्चा था, मुझे लगा परिवार मिल गया, लेकिन संभालने की आड़ में मेरी सारी संपत्ति उनके पास चली गई। फिर शुरू हुआ असली खेल। वो अपने बच्चों को प्यार करते, गाड़ियों में घुमाते और मुझे मनहूस कहते। वो मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे क्योंकि सब कुछ अब उनके नाम हो चुका था। मैं उनके लिए एक बोझ था। स्कूल की जिंदगी कैसे बीती मैं बता नहीं सकता। घर का सारा काम मैं करता था। मेरी मामी जी हुक्म चलाती और कई बार फर्श पर एक छोटा सा दाग रह जाने पर वो मुझे बेरहमी से पीटा करती थी। मैं रो भी नहीं सकता था। इस बार 12वीं का रिजल्ट आया। मेरे 80% नंबर आए थे। आस पड़ोस वालों ने पूछना शुरू कर दिया, बच्चे को आगे कुछ पढ़ाओगे या नहीं। बस इसी प्रेशर में मेरे मामा ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। क्या पढ़ाएं तुझे, तेरे जैसा निकम्मा कुछ कर नहीं सकता। ये तंज इसलिए था क्योंकि उनके बेटों के 34% और 40% आए थे। उन्हें तो बस गाड़ियों में घूमने का शौक था। उनके पास अब बहुत पैसा था और वो मुझे घर से बाहर निकालना चाहते थे। उन्होंने मेरा एडमिशन एक कॉलेज में करवाया और मुझे एक हॉस्टल में भेज दिया। जाते वक्त साफ कहा, ना हमें फोन करना, ना हमसे बात करना। फीस दे दी है, अब तू पढ़ाई कर और हमसे दूर रह। काम ढूंढ, कब तक बोझ बना रहेगा। मैं रोता हुआ उस घर से निकला था। मेरे पिता ने कितने चाव से उस घर को बनाया था और आज मुझे उसी घर से निकाल दिया गया था। हॉस्टल की जिंदगी भी अलग नहीं थी। 1 साल तक तो सब ठीक चला, लेकिन मामा ने पैसे भेजने बंद कर दिए। कपड़े धीरे धीरे पुराने होते गए, फटते गए। मैं उन्हीं से गुजारा करता। वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड रहीम चाचा मुझ पर तरस खाते थे। वो गरीब थे पर दिल के अमीर। कभी कभी मेरे लिए अपने बच्चों के पुराने कपड़े ले आया करते थे। कॉलेज में मैं नजरें झुकाए रखता। एक लड़की थी जो मुझे शायद पसंद करती थी। जानबूझकर मेरे पास आकर बैठती। मैं डर के मारे उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाता। मुझे हमेशा डर लगता कि कहीं मेरी जुबान से कुछ गलत निकल गया तो ये भी मेरी बेइज्जती करेगी। एक दिन उसने क्लास के सामने ही अपने दिल की बात कह दी। मैं पैनिक कर गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। पूरी क्लास मुझ पर और उस पर हंस रही थी। उसने गुस्से में मेरी गाल पर एक थप्पड़ मारा और कहा, तेरे जैसे पागल को पसंद करती थी मैं। उस दिन के बाद मैं और ज्यादा टूट गया। कोई मेरे पास बैठता तो मैं खुद उठकर दूर चला जाता। मैं डिप्रेशन में था। मेरे कमरे में 3 लड़के थे जो हमेशा मुझ पर हंसते रहते। मैं रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोता। मुझे बाहर रहना ज्यादा पसंद था। रात को मैं किसी पेड़ के नीचे या बेंच पर सो जाता। लेकिन एक रात जिस पेड़ के नीचे मैं सोता था वहां सड़क बन रही थी। मुझे नई जगह ढूंढनी थी। हॉस्टल के पीछे एक तरफ जाने से सब डरते थे। वहां एक पुराना कब्रिस्तान था। वो हमेशा बंद रहता था। कोई पागल ही होगा जो रात को कब्रिस्तान में रुकेगा, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने दीवार फांदकर अंदर देखा। कुछ कब्रें संगमरमर की बनी थी। मैंने सोचा, यहां लेटा जा सकता है, यहां मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अरे, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। मैं इतना टूट चुका था कि कब्रिस्तान मुझे घर से ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। पहली रात मैं एक कब्र पर लेटा हुआ था। किसी के चलने की आहट आई। मैं घबराया, इसलिए नहीं कि कोई भूत हो सकता है, बल्कि इसलिए कि कहीं कोई इंसान ना आ गया हो और मुझे यहां से भगा न दे। उठकर देखा, कोई नहीं था। दोबारा लेटा, फिर से आहट हुई, इस बार बिल्कुल पास, सूखे पत्तों पर, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मैं घबराकर एक पेड़ के नीचे ईंटों पर लेट गया। आसमान में 2 तारे थे जो सबसे ज्यादा चमकते थे। मैं उन्हें अपने माँ बाप मानता था। उन्हें देखते देखते मेरी आंख लग गई, लेकिन फिर आहटें तेज हो गईं। कभी पत्थर गिरने की आवाज तो कभी तेज सांस लेने की। एक बार लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास गर्म सांस छोड़ी हो। मैं उठ बैठा। मैंने एक सूखी लकड़ी उठा ली कि शायद कोई कुत्ता हो, पर वहां कोई नहीं था। वो रात ऐसे ही डर और बेचैनी में निकली। सुबह 4 बजे मैं वापस हॉस्टल चला गया। अगली शाम मैं फिर हॉस्टल से निकला।
कमरे के लड़कों ने मुझ पर तंज कसा। चला फिर से बाहर आशिक। एक ने पीछे से चप्पल फेंक कर मारी। मैं चुपचाप सह गया। मैं खुद को इतना नीच मानने लगा था कि लगता था मैं इसी लायक हूं। मैं फिर उसी कब्रिस्तान में उसी पेड़ के नीचे लेट गया। लेटते ही किसी के चलने की आवाज हुई। मैं मुस्कुराया। शायद कोई भूत प्रेत ही है, इंसानों से तो अच्छे ही होंगे। तभी एक छोटा पत्थर मेरे सर पर आकर लगा। दर्द हुआ। मैं उठकर बैठ गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। तभी पेड़ की एक डाली टूटी और मेरी छाती पर गिरी। मैं घबरा गया। ये क्या हो रहा है? कोई है यहां? मैं डरकर उस संगमरमर वाली कब्र पर लेट गया। तभी एक कटा हुआ सेब जैसा फल मेरे सर पर आकर लगा। मैं चीखा, कौन है? सामने आओ। अगर मैंने परेशान किया है तो बताओ। कोई जवाब नहीं। मैं दोबारा लेटा। फिर वही गर्मी का एहसास। ऐसा लगा किसी ने मेरे बालों में सांस ली हो। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली और मैं जम गया। एक भयानक चेहरा मेरी आंखों में घूर रहा था। वो उल्टी लटकी हुई थी। मैं हड़बड़ा कर उठा। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। उसका शरीर बूढ़ा था, कुबड़ निकला हुआ, पर चेहरा किसी जवान लड़की का था। दांत बड़े बड़े, आंखें सुर्ख लाल, कपड़े काले और फटे हुए। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ थी। वो एक अक्षरा की तरह मुस्कुराई। मैं कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? वो हंसी। मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। कल भी देखा तुम्हें, डराने की कोशिश की, तुम नहीं भागे। आज भी आ गए, चोट पहुंचाई, फिर भी नहीं गए। लगता है अब तुम्हें जिंदा चबाना होगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने झपट्टा मारा और मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसके लंबे दांत मेरी कलाई में गड़ गए। मुझे एक तेज दर्द हुआ और फिर कमजोरी महसूस होने लगी। ऐसा लगा वो मेरा खून पी रही है। मेरा शरीर जकड़ गया था। फिर उसने मुझे छोड़ दिया। भाग जाओ, एक मौका देती हूं, वरना मार डालूंगी। मैं घबराकर भागा। 2 बार गिरा। पीछे से उसकी भयानक हंसी आ रही थी। दीवार फांदकर मैं हॉस्टल की दीवार से सटकर बैठ गया। मैंने अपनी कलाई देखी। वहां दांतों के निशान थे, लेकिन उनमें से खून नहीं बह रहा था। वो निशान अजीब तरह से चमक रहे थे। मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं पूरी रात वहीं खौफ में बैठा रहा। अगला दिन नरक जैसा था। कॉलेज में कुछ लड़कों ने मुझे बहुत परेशान किया। एक लड़की ने मुझ पर कोल्ड ड्रिंक फेंक दी और कहा, चल साफ कर। मैं रोता हुआ वहां से निकला। रात को हॉस्टल के कमरे में उन लड़कों ने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। एक ने मेरी आंख पर जोर से मुक्का मारा। मेरी आंख नीली पड़ गई। फिर उन्होंने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। भाग यहां से, जहां जाता है वहीं मर। मेरे पास कोई जगह नहीं थी सिवाय उस कब्रिस्तान के। वो अक्षरा मुझे मार देगी? मार दे, वैसे भी इस जिंदगी से मौत अच्छी है। मैं दोबारा कब्रिस्तान पहुंचा। इस बार मैं जूते उतारकर दबे पांव पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। सोचा आवाज नहीं करूंगा तो उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन 15 मिनट बाद ही वो पेड़ जोर से हिला और वो अक्षरा छलांग लगाकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। चेहरा कल से ज्यादा भयानक था। तुम दोबारा आए हो, लगता है तुम्हें जान प्यारी नहीं। वो गुर्राई। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं उसके सामने घुटनों पर गिर पड़ा और रोने लगा। हाँ, मुझे मार दो, बस एक एहसान करना, मारते वक्त दर्द कम देना। बहुत दर्द सहा है, शारीरिक दर्द नहीं सह पाऊंगा। जैसे कल खून चूसा था वैसे ही सारा खून पी लो और मुझे मार दो। तुम्हारा भी फायदा, मेरा भी। वो अक्षरा जो मुझे खाने को तैयार थी एकदम रुक गई। वो मुझे घूरने लगी। मौत से डर नहीं लगता? खुद मौत मांग रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें क्या पता जिंदगी क्या होती है, शायद तुम किसी अमीर ज़ादे। चुप, मैं गुस्से में चीखा, मेरे बाप के बारे में कुछ मत बोलना, वरना यहीं चीर के रख दूंगा। वो हंसने लगी। बाप से प्यार है? फिर मरना क्यों चाहते हो? मैं फिर रोने लगा। जो करना है जल्दी करो, बातें मत करो। पूरी जिंदगी जलील हुआ हूं, मरते वक्त तो इज्जत दे दो। इस बार वो हंसी नहीं, वो मुझे देखती रही। धीरे धीरे उसका भयानक रूप बदलने लगा। वो एक साधारण उदास लड़की के रूप में आ गई। वो मेरे पास आकर बैठ गई। अगर ऐसी बात है, उसने धीरे से कहा, तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी पसंद की मौत मिलेगी, लेकिन मुझे पता तो चले मैं किसी मासूम को तो नहीं मार रही। बताओ अपनी कहानी। मैंने सब कुछ बता दिया। मेरे माँ बाप, मेरा मामा, वो लड़की, हॉस्टल के लड़के, सब कुछ।
मैंने बताया कि मैं डिप्रेशन में हूं, मैं मरना चाहता हूं, पर हिम्मत नहीं होती। उसने एक गहरी सांस ली। तुम बुरे नहीं हो, तुम्हें मारकर तो मुझे पाप लगेगा, मैं भी उन जैसी बन जाऊंगी। चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं रोने लगा। कुछ तो करो, मुझे मार दो। अरे चुप हो जाओ, उसने मुझे झिड़का। अपने से भी ज्यादा बदनसीब की कहानी सुनोगे? कौन? मैंने पूछा। मैं, उसने कहा। मेरा नाम सलमा था। जब मैं 6 साल की थी, मेरे माँ बाप मर गए। मुझे कोई पालना नहीं चाहता था। लड़कियां बोझ होती हैं ना, कभी एक रिश्तेदार के पास, कभी दूसरे के पास। सब मुझे गंदी नजर से देखते थे। उसकी आवाज कांप रही थी। एक रात कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया। वो मेरे साथ गलत करना चाहते थे। मैंने अपने बचाव में उनमें से एक को मार दिया। मैं डर कर जंगल में भाग गई। वहां मुझे एक अक्षरा मिली। वो मर रही थी। उसने मुझे अपनी ताकत दी, इस शर्त पर कि मैं उसका बदला लूंगी। मैंने जादू टोना सीखा, लेकिन एक साधना करते वक्त मुझसे एक गलती हो गई। मैं इस कब्रिस्तान में हमेशा के लिए कैद हो गई। मैं यहां से बाहर नहीं जा सकती। एक शापित जिंदगी जी रही हूं। अब बताओ, किसकी जिंदगी ज्यादा बदतर है? मेरे आंसू सूख चुके थे। हम दोनों दो टूटे हुए इंसान, या एक इंसान और एक अक्षरा, बस चुपचाप बैठे रहे। जिंदगी जीने की कोशिश करो, उसने कहा। जो तुम पर हावी होते हैं, उन पर हावी होने की कोशिश करो। नहीं होता मुझसे, मैंने कहा। मुझे पैनिक अटैक आता है, मैं बेहोश हो जाता हूं। वो कुछ देर सोचती रही। ठीक है, तुम यहां आ सकते हो। यह जगह तुम्हारे लिए आजाद है। कोई तुम्हें यहां तंग नहीं करेगा। बस एक छोटा सा काम करना होगा। मुझे जिंदा रहने के लिए खून चाहिए। क्या तुम? मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। ले लो, बस दर्द मत देना। उसने मेरी उंगली अपने होठों से लगाई और सिर्फ 2 बूंद खून पिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। शुक्रिया, तुम यहां आ सकते हो। उस रात मैं वहीं सोया। दिल बहुत हल्का था। 10 साल में पहली बार किसी ने मेरी बात सुनी थी। मैं हर रात वहां जाने लगा। वो मेरे साथ गद्दे पर लेट जाती। वहां किसी ने पुराना गद्दा फेंका था। हम बातें करते, वो मुझे हंसाती। 10 साल बाद मैं खुलकर हंसा था। इन 3 महीनों में मेरे पैनिक अटैक आने बंद हो गए। कॉलेज में किसी ने धक्का दिया तो मुझे गुस्सा आया, पैनिक नहीं। एक रात हॉस्टल के लड़कों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। मैं पूरी रात बाहर नहीं जा सका। अगली रात जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा, सलमा गुस्से में थी। कल क्यों नहीं आए? मुझे लगा तुमने। मैंने उसे सब बताया। वो गुस्से से कांपने लगी। वो तुम्हें परेशान करते हैं। तुम क्या करोगी? मैंने कहा, तुम तो यहां से बाहर भी नहीं जा सकती। जा सकती हूं, उसने कहा। पूरी तरह नहीं, लेकिन मेरा एक हिस्सा जा सकता है। मैं तुम्हें अपनी ताकत का एक हिस्सा दे सकती हूं। मतलब तुम मुझ पर कब्जा कर लोगी? नहीं, वो हंसी। बस डरना मत। उसने पास के पेड़ की एक छोटी सी लकड़ी तोड़ी और मुझे दी। इसे अपनी जेब में रखो। जब तक ये तुम्हारे पास है, मैं तुमसे जुड़ी रहूंगी। उस रात मैं लकड़ी जेब में रखकर हॉस्टल गया। 12 बजे वो लड़के कमरे में आए और मुझे घसीटने लगे। एक ने मेरा गला पकड़ा। तभी मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे अंदर जैसे बिजली कौंध गई। मेरी आंखें शायद चमक उठी थी। मैंने उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे उठाकर दीवार पर दे मारा। वो वहीं बेहोश हो गया। दूसरे 2 लड़के डर के मारे कांपने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, बस उन्हें घूरता रहा। सलमा की हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी, पर उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। अगले दिन वो लड़का उठा। उसने वार्डन से कहा कि सपने में एक अक्षरा ने उसे बहुत पीटा। सब उस पर हंसे। लेकिन उस दिन के बाद हॉस्टल या कॉलेज में किसी ने मुझे तंग करने की हिम्मत नहीं की। मैं और सलमा बहुत खुश थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी वो शापित थी। वो कभी उस कब्रिस्तान से आजाद नहीं हो सकती थी। क्या कोई तरीका नहीं है? मैंने पूछा। मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूं। मेरी साधना में गलती हुई थी, उसने उदासी से कहा। उस गलती को कैसे सुधारना है, ये कोई नहीं जानता, और जिसने मुझे सिखाया वो मर चुकी है। कोई और अक्षरा? पागल हो, वो मुझ पर चिल्लाई। दूसरी अक्षराएं मेरी तरह नहीं होती। वो इंसानी बलि मांगती हैं। वो तुम्हें मार डालेंगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैंने जिद की। तुम्हारे लिए कुछ भी। सलमा ने मुझे मजबूर होकर एक पुरानी अक्षरा के बारे में बताया,
जो शायद उसकी मदद कर सकती थी। एक ऐसी अक्षरा जो 600 साल से ज्यादा जी चुकी थी। वो पास के खंडहर मंदिर में रहती है। उसका नाम वृश्चिका है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। मैंने कॉलेज से छुट्टी ली। मैं उस खंडहर की तरफ निकल पड़ा। सलमा की दी हुई लकड़ी मेरी जेब में थी। वो मेरे दिमाग में मुझसे बात कर रही थी, मुझे रास्ता बता रही थी। 2 दिन की चढ़ाई के बाद मैं उस मंदिर पहुंचा। वहां अजीब सी बदबू थी। सलमा ने मुझे चेताया, सावधान विशाल, वो यही है। अंदर एक बूढ़ी औरत घिसट घिसट कर चल रही थी। मुझे देखते ही वो रोने लगी। बेटा, मदद कर दे। मैंने सलमा के कहे अनुसार कहा, मैं आपकी मदद करने ही आया हूं। अगर आप मेरी मदद करें। मैं जानता हूं आप कौन है वृश्चिका। वो बुढ़िया खड़खड़ाकर हंसी और सीधी खड़ी हो गई। उसकी टांगों की जगह सांप की पूंछ जैसी थी। इंसान और एक शापित अक्षरा की रूह। वाह, क्या मदद चाहिए? मैंने उसे सलमा की पूरी कहानी बताई कि वो आजाद होना चाहती है। वृश्चिका ने सलमा की रूह को, जो लकड़ी से बाहर निकली, घूर कर देखा। प्यार, एक अक्षरा और एक इंसान, हास्यास्पद। तुमने साधना गलत की। तुमने एक जिंदा जानवर की बलि दी। तुम्हें मरे हुए जानवर का इस्तेमाल करना था। अब तुम बंध चुकी हो। कोई तो रास्ता होगा। मैं गिड़गिड़ाया। है, वृश्चिका मुस्कुराई। लेकिन कीमत चुकानी होगी। अंधेर धुंध दुनिया में एक काला पेड़ है जिस पर एक सोने का सेब लगता है। वो सेब ही उसे आजाद कर सकता है। लेकिन उस दुनिया में जाना मौत को दावत देना है। हम जाएंगे, मैंने कहा। इतनी जल्दी नहीं, वो हंसी। उस दुनिया से मुझे भी कुछ चाहिए। वहां एक शैडो लोटस, छाया कमल खिलता है। वो मेरे लिए लाओगे, तब मैं तुम्हें वो सेब रखने दूंगी। और तुम्हारी इस हिम्मत के लिए मैं तुम्हारे जीवन का 1 साल लूंगी। मंजूर है, मैंने तुरंत कहा। सलमा ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैंने फैसला कर लिया था। वृश्चिका ने एक मंत्र पढ़ा और मंदिर की दीवार पर एक काला, धुंध भरा रास्ता खुल गया। जाओ और वो कमल लेकर ही लौटना। हम उस धुंध के पार गए। वो जगह अजीब थी। आसमान बैंगनी था। हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वहां की हवा में ही डर घुला हुआ था। जल्दी करो, सलमा ने कहा, जो अब मेरे साथ चल रही थी। यहाँ के जीव खून सूंघ लेते हैं। हम छिपते छिपाते आगे बढ़े। तभी एक अजीब सा जीव, जिसकी आंखें नहीं थीं, पर बड़े बड़े कान थे, हमारी तरफ लपका। सलमा ने अपनी बची खुची ताकत से उसे पीछे धकेला, लेकिन इससे और जीवों को हमारी आहट मिल गई। हम भागने लगे। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मेरा पैनिक अटैक वापस आ रहा था। विशाल, नहीं, रुको मत, सलमा चिल्लाई। मैं घबराहट में गिर पड़ा। मैं नहीं कर सकता। कर सकते हो, उसने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। मेरे लिए उठो। मैं उठा। हम भागते भागते एक काली झील के पास पहुंचे। बीच में काला पेड़ था और उस पर एक सोने का सेब चमक रहा था। सेब मैं लाती हूं, सलमा ने कहा। तुम उस तरफ देखो, झील के किनारे वो बैंगनी फूल, वही शैडो लोटस है। उसे तोड़ो। जैसे ही मैंने उस फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, झील से कई हाथ निकले और मुझे पकड़ने लगे। सलमा ने सेब तोड़ लिया था। वो मेरी तरफ आई और अपनी शक्ति से उन हाथों को जला दिया। हम वापस पोर्टल की तरफ भागे। हम पोर्टल से बाहर गिरते ही बेहोश हो गए। जब आंख खुली, वृश्चिका हमारे सामने खड़ी थी। मैंने उसे वो कमल दिया। वो मुस्कुराई। अब कीमत। उसने मेरा माथा छुआ। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर से कुछ खिंच गया हो। मेरे कुछ बाल सफेद हो गए। अब वो सेब खाओ, उसने आदेश दिया। मैंने सेब खा लिया। एक तेज रोशनी मेरी जेब से निकली। लकड़ी जलकर राख हो गई और उस रोशनी ने सलमा का रूप ले लिया। वो अब सिर्फ एक रूह नहीं थी, वो हाड़ मांस की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। वृश्चिका ने हमारी तरफ एक छोटा सा ताबीज फेंका। इस दुनिया में रहने के लिए इसे पहचान की जरूरत होगी। ये ताबीज लोगों को वही दिखाएगा जो वो देखना चाहते हैं। अब दफा हो जाओ। तुम इंसानों का प्यार बहुत बोरिंग होता है। आज मैं उसी हॉस्टल में हूँ, उसी कॉलेज में, पर अब कोई मुझे तंग नहीं करता। कहते हैं मेरी किस्मत बदल गई है। और हाँ, कॉलेज में एक नई लड़की ने एडमिशन लिया है। उसका नाम सलमा है। वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। सब उससे बात करना चाहते हैं, पर वो किसी से बात नहीं करती, सिवाय मेरे। वो कैंटीन में सबके सामने मेरे पास आती है, मेरा हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो आज बाहर चलते हैं। सब हमें घूरते हैं, जलते हैं, और मैं बस मुस्कुराता हूँ। 10 साल बाद मेरी जिंदगी से मनहूसियत का साया हट चुका था।